जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रथम कोटि की अपक्रिया तथा प्रथम कोटि की अपक्रिया से जो वेग स्थिरांक का व्यंजक निकला था उसका निगमन किया था। आज हम लोग जानेंगे अर्धायु काल क्या होता है। अर्धायु काल को इंग्लिश में बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, अर्ध आयु काल यानी कि आधा समय। अर्धायु काल की परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि वह समय जो किसी अपक्रिया के आधे भाग के पूर्ण होने में लगता है उसे अर्धायु काल कहा जाता है। इसकी दूसरी परिभाषा में हम लिख सकते हैं कि किसी अभिकारक पदार्थ के प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में जितना समय लगता है उसे अपक्रिया का अर्ध आयु काल कहा जाता है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा को हम जानेंगे। इसकी परिभाषा में लिखेंगे किसी अपक्रिया के आधे भाग के पूर्ण होने में जितना समय लगता है उसे अपक्रिया का अर्ध आयु काल कहते हैं। उसे अपक्रिया का अर्ध आयु काल कहते हैं। उसे अपक्रिया का अर्ध आयु काल कहते हैं। यानी किसी अपक्रिया के आधे भाग के पूर्ण होने में जितना समय लगता है उसे ही अपक्रिया का अर्ध आयु काल कहा जाता है। इसकी दूसरी परिभाषा को हम अथवा लगा के लिख सकते हैं। अथवा किसी अभिकारक पदार्थ के प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में जितना समय लगता है उसे अपक्रिया का अर्ध आयु काल कहा जाता है। उसे अपक्रिया का अर्ध आयु काल कहा जाता है। उसे अपक्रिया का अर्ध आयु काल कहा जाता है। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं, यानी अर्ध आयु काल को टी हाफ से लिखते हैं। और जो टी हाफ का फार्मूला निकल के आता है, टी हाफ इक्वल टू, ये फार्मूला होता है 0.693 बटे के, जहां के क्या है, के आपका अपक्रिया का वेग स्थिरांक का व्यंजक है या अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है। तो लिखेंगे जहां टी हाफ बराबर अर्ध आयु काल, यानी टी हाफ क्या है, अर्ध आयु काल है, तथा के क्या है, के इक्वल टू, ये है वेग स्थिरांक। के क्या है, के वेग स्थिरांक है। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या है, किसी अपक्रिया के आधे भाग के पूर्ण होने में जितना समय लगता है उसे अपक्रिया का अर्ध आयु काल कहते हैं। दूसरी परिभाषा इसकी दी गई है कि किसी अभिकारक पदार्थ के प्रारंभिक सांद्रता के आधे होने में जितना समय लगता है उसे भी अपक्रिया का अर्धायु काल कहा जाता है। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 बटे के। और इसी का अब हम डेरिवेशन करके जानेंगे कि ये जो टी हाफ की वैल्यू निकल के आती है 0.693, ये किस तरीके से आती है, किस तरीके से इसको सॉल्व करने पर निगमित किया जा सकता है।
अब इतना आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जो अर्ध आयुकाल का फार्मूला निकला था t½ = 0.693/k, ये किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, यानी इसका जो डेरिवेशन है वो किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले इस फार्मूले को सॉल्व करने से पहले हम चलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया में। तो लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या था, जो वेग स्थिरांक का व्यंजक निकला था डेरिवेशन के फलस्वरूप, वो निकला था 2.303/t log बेस में 10 a/a-x निकला था। अब इसी फार्मूले में हमको t½ का जो मान है वो लिखना है। जैसे 2.303 है, ये अपने स्थान पे रहेगा। t½ के स्थान पर क्या हो जाएगा, t के स्थान पर क्या हो जाएगा, t½ हो जाएगा, क्योंकि हम निकाल रहे हैं अर्धायुकाल। फिर log बेस में 10 यही रहेगा। a अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता यही रहेगी। फिर जो सांद्रता में परिवर्तन प्रथम कोटि की अभिक्रिया में हुआ था a-x, यहाँ पे सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वो प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में सांद्रता में परिवर्तन a-x हुआ था, लेकिन जो अर्धायुकाल में परिवर्तन होगा वो पहले की सांद्रता का आधा हो जाएगा, यानी a/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। फिर ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं k = 2.303/t½ log बेस में 10, ये हो जाएगा 2a/a। 2 आपका ऊपर मल्टीप्लाई a से, तो 2a हो जाएगा, अपॉन में a है तो a से a आपका कट जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा k = 2.303/t½ log बेस में 10 और log 2 बचेगा। क्या बचेगा, log बेस में 10 और 2। अब जो log 2 की वैल्यू होती है ये आपको याद होना चाहिए। log बेस में 10 और 2 की वैल्यू होती है 0.301। क्या होती है, 0.301। ये log 2 की वैल्यू होती है। log 2 की वैल्यू को यहाँ पे रखना है और उसका मल्टीप्लाई 2.303 के साथ में कर देना है, यानी ये हो जाएगा 2.303 इंटू 0.301/t½ अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303, इसका मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 0.301, ये आएगा 3032, फिर इसका 0000 हो जाएगा। फिर 3 का 3 3 जा 9, 0 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, जोड़ देंगे 3 0 9 3 12, 2 और 1 3 हो जाएगा, और ये 9 है और ये 6 है। कितनी संख्या बाद दशमलव लगेगा, तो 3 और 3 6 संख्या बाद दशमलव लगेगा, यानी ये कितनी संख्या बाद दशमलव हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4 2 6। कितनी संख्या बाद हो जाएगा, 2 2 4 2 6। यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। दशमलव की स्थिति को निर्धारित करने के लिए आपको शून्य लाना पड़ेगा, यानी 0 लाना पड़ेगा। तो अब आप अगली लाइन में लिख सकते हैं 0.693, 0.693, और दशमलव के 3 अंकों तक आप संख्या लेकर के इन अंकों को छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने दशमलव के 3 अंकों तक ऑलरेडी संख्याएं ले ली है। अपान में क्या लिखा हुआ है, अपान में t½ लिखा हुआ है। अब इसके बाद में हम t½ की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, t½ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो t½ है इसकी वैल्यू निकल आएगी, t½ की वैल्यू निकल आएगी 0.693/k, यानी t½ k के स्थान पे चला जाएगा और k t½ के स्थान पे आ जाएगा। या दूसरा तरीका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाने के बाद में जो t½ की वैल्यू निकलेगी वो यही निकलेगी। यही अर्ध आयुकाल का फार्मूला निकल के आता है। इसी फार्मूले के ऊपर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण
आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जिसमें अर्ध आयुकाल के साथ साथ प्रथम कोटि की अपक्रिया का जो व्यंजक है इसका भी प्रयोग होता है। इन दोनों के प्रयोग से न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में या 3 नंबर में हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसे बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करिएगा। अब इसे आप नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने अर्धायुकाल क्या होता है इसके बारे में जाना, साथ ही अर्धायुकाल का जो व्यंजक है उसका भी निगमन किया। इसके आगे क्लास अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।